सो हेलो एंड वेलकम टू ISPCS डायरीज फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 क्लियर किया। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था और यही अटैम्प्ट था, इसे आप मेरा पहला अटैम्प्ट भी कह सकते हैं, जिसे मैंने पूरी तैयारी के साथ दिया। क्योंकि जो मेरा पहला अटैम्प्ट था वो तो मैंने एग्ज़ाम अपने कॉलेज के जस्ट बाद दे दिया था, उसमें मेरी कुछ खास प्रिपरेशन नहीं थी। सो ये मेरा पहला अटैम्प्ट था जब मैंने अच्छे से पढ़ाई करके पूरी तैयारी करके हर चीज़ें समझ के दिया था और बाय गॉड्स ग्रेस आई क्लियर दिस। सो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को क्लियर किया है। सो गाइस आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। मैं इससे पहले मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, देन आई स्विच टू यूपी पीसीएस। बट जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीसीएस में कुछ लीक आर ओ एग्ज़ाम की लीक की वजह से पीसीएस एग्ज़ाम डिले हो गया। सो मेरा पूरा एक साल काफ़ी बर्बाद हुआ। देन इन 2025 आई डिसाइडेड अगैन टू गो फॉर यूपीएससी बिकॉज मेरा यूपी पीसीएस में नहीं सिलेक्शन हो पाया था। सो मैंने यूपीएससी की तैयारी फिर से स्टार्ट करी। सो फरवरी में रिज़ल्ट आ गया था यूपी पीसीएस का। देन मैंने फुल फ्लेजिड सिर्फ और सिर्फ फरवरी से यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है। उससे पहले मैं थोड़ी सी यूपीएससी की और यूपी पीसीएस मेंस की इसकी प्रिपरेशन में बिज़ी थी। सो इसीलिए मैंने लिखा है कि मैंने जनवरी से स्टार्ट किया, क्योंकि जनवरी से मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट करी थी, क्योंकि इसके पहले मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को ढंग से नहीं देखा था। सो जनवरी से लेके अप्रैल तक मैंने बहुत अच्छे से पीवाईक्यू एनालिसिस करी है, यानी हर पेपर उठाया मैंने 2013 से लेके 2024 तक का। सारे क्वेश्चंस करे हैं, सॉल्व करे हैं, पहले खुद से करे हैं, फिर जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन सब के सॉल्यूशंस देखे हैं, सारे ऑप्शंस को एनालाइज किया है। और ये हमने ग्रुप बनाया था जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें हम लोग डेली ये डिस्कशंस करते थे। एंड आपको ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बिना पीवाईक्यू के एनालिसिस करे यूपीएससी क्लियर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको यूपीएससी की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं कहूँगी कि जो मेरी कोर प्रिपरेशन थी वो 20 अप्रैल के बाद स्टार्ट हुई, क्योंकि 20 अप्रैल से लेके मई तक का जो टाइम होता है, आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका जो पीक समय है जिसमें आप मैक्सिमम तैयारी करते हैं वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या जो भी आपका टाइम स्लॉट हो उसमें आता है। मेरा 10 दिन पहले आया था, बट एक महीने पहले से मैंने अपनी प्रिपरेशन अप कर दी थी, यानी रेगुलर मैं 8-9 घंटे पढ़ रही थी। एंड देन 10 दिन पहले मैंने 12-12 घंटे पढ़ना चालू किया, क्योंकि उस समय तो लिटरली मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे ना नींद आती थी ना कुछ आती थी, और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले मुझे बहुत एग्जॉशन हो गया था, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली 10 दिन से लगातार पढ़ रही थी। बट मैंने अप्रैल से मई तक 1 महीना और फिर आखिरी के 10 दिन बहुत रिगरस प्रिपरेशन करी है। फिर करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक होता है जिससे हम सभी बहुत ज़्यादा डरते हैं कि इतना सारा करंट अफेयर है, इसे हम कैसे करेंगे। लेकिन यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में सबसे खास बात यह है कि करंट आपका कट ऑफ नहीं क्लियर कराएगा, आपका कट ऑफ आपका स्टैटिक ही क्लियर कराएगा। तो आपको हमेशा अपने स्टैटिक पे फोकस करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने ना ही कोई मैगजीन्स पढ़ी थी, मैं करंट अफेयर्स में सिर्फ डेली न्यूज़ एनालिसिस सुनती थी और पेपर पढ़ती थी हिंदू का। उसके अलावा मैंने कोई करंट के ना नोट्स बनाए थे, ना मेरे पास कोई कंपाइलेशंस थे, कुछ भी नहीं था। तो जब फरवरी में मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की तरफ मैं आई, तो मुझे काफ़ी डर लगने लगा कि यार मेरा करंट कैसे होगा, करंट इतना सारा है, मैं मैगजीन्स नहीं पढ़ सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो तब मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया कि आप करंट के पीछे मत भागिए, आप स्टैटिक पे फोकस करिए, और करंट आपको ऐसा ना लगे कि आप फोमो होता है ना मैं कि कहीं हमारा मिस तो नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने मुदित जैन सर की करंट अफेयर के नोट्स लिए थे। तो उनके करंट अफेयर के नोट्स से ये हुआ कि मैं उन्हें फ्री टाइम में सुनती रहती थी। उनके लेक्चर्स हैं और वो करंट 300-350 पेजेस में दे देते हैं, तो मैं वो फ्री टाइम में सुनती रहती थी। जैसे जब मैं ब्रश कर रही हूँ या जब मैं और ऐसे काम कर रही हूँ जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, तो उसके दौरान मैं उनको सुनती रहती थी, क्योंकि सुनने से भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जाता रहता है। तो इस तरह मैंने बस करंट ऐसे सुनती रहती थी ताकि मुझे ये ना हो कि कुछ छूट रहा है। बट आप इसे नोट करिए कि मैंने पिछले 3 साल से 4 साल से जब से मैंने अपनी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन 2023 से स्टार्ट करी है, बट उसके पहले भी मैं पेपर पढ़ती थी और इसके दौरान भी मेरी याद थी कि न्यूज़पेपर मुझे डेली पढ़ना होता था। तो जो हो रहा है वो मुझे सब पता है,
बट मेरे पास तो कोई ऐसा कंपाइलेशन नहीं है, और आप यकीन मानिए उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि करंट से लिमिटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने जैसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस, जैसे कि चेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, या एक दो जैसे 2025 में मेजोराना का क्वेश्चन, तो मेजोराना बहुत न्यूज़ में था, तो ऐसे क्वेश्चंस इन्होंने पूछना चालू किए हैं। बट इनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा कोर जो है वो स्टैटिक ही है। और रही सबसे ज़्यादा करंट काम आता है हमारा मैपिंग में। तो मैपिंग के लिए आप ध्यान रखिए, मैपिंग के लिए बहुत सारे कंपाइलेशंस आते हैं जो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आ जाते हैं, आप उन्हें खरीद सकते हैं और उनसे रिवाइज़ कर सकते हैं। और मैपिंग के लिए तो आपको स्पेसिफिक नोट्स बनाने पड़ेंगे। मेरे मैपिंग के बहुत अच्छे नोट्स हैं और मैंने बहुत अच्छे से मैपिंग करी है। और अनफॉर्चुनेटली इस बार मैपिंग के मुझे ख्याल से बहुत कम क्वेश्चन आए थे। हर बार अफ्रीका पे इतने क्वेश्चन आते थे, हम अफ्रीका पढ़ते थे, मैंने भी अफ्रीका बहुत पढ़ा, बट अफ्रीका से बहुत कम क्वेश्चन आए इस बार। तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, PYQ कवरेज जैसे मैंने लिखा कि जनवरी से लेके मई तक मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव PYQ कवरेज किया था। और स्टैटिक पे मैंने बहुत ध्यान दिया, सारे स्टैटिक के सब्जेक्ट्स, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, फिर हमारा एनवायरनमेंट हो गया। साइंस एंड टेक के लिए मैंने अपने रिसोर्सेज की वीडियो भी अपलोड कर दी है, आप उसे देख सकते हैं। तो साइंस एंड टेक में मैंने शिवन सर के नोट्स को यूज़ किया था, तो उससे मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले से थी, बट उससे थोड़ा और क्लियर हो गई चीज़ें। बट स्टिल जो मेन सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो मैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो मेरा एंशिएंट और मिडेवल और IR में उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाई थी, बट आपको IR कवर करना है, क्योंकि IR के क्वेश्चंस बढ़ने लगे हैं, 4-5 क्वेश्चंस IR से आने लगे हैं। मैपिंग मैंने बहुत अच्छे से कवर करी थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। और हाँ, मुझे अपनी प्रिपरेशन में बस ये इस बार मतलब ये कमी लगी कि मैं मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं दे पाई। मैंने सिर्फ 2 मॉक टेस्ट दिए थे, बट उनसे मुझे आइडिया लग गया कि मुझे कितने अटैम्प्ट करने हैं, और अटैम्प्ट का आइडिया मुझे मेरे सीनियर से भी मिला कि मुझे किस रेंज में अटैम्प्ट करना है। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक पर्टिकुलर रेंज में अटैम्प्ट नहीं करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कितने मिस्टेक्स होते हैं। जैसे मुझे पता है कि मेरे 20 से 22 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं जनरली, तो आपको उसी रेंज में अटैम्प्ट करना है, ताकि आपका गलत होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाए, या गलत हो भी तो आप उसको अपने सही क्वेश्चन से मैक्सिमाइज़ कर सकें। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि 2013 और 24 तक मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से PYQs लगाए हैं। मैंने पूरी UPSC की भाषा को समझने की कोशिश किया, और लिटरली जब आप एक बार PYQ कर लेंगे तब आपको मज़ा आएगा UPSC की प्रिपरेशन में। और CSAT की बात करें तो CSAT में आप सच में अगर आप सारे PYQs ही ढंग से कर लें तो आपका CSAT कोई नहीं रोक सकता। CSAT में देखिए 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, आपको तीनों में से किसी एक में अच्छा होना पड़ेगा। या तो आप कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे होइए, या मैथ्स में, या रीजनिंग में। तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, मेरे मैक्सिमम सवाल 26 में से मेरे 22 सवाल 23 सवाल सही हो जाते हैं, तो मैं उसको ही अपना कोर मानती हूँ। और बाकी चीज़ें मैं उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करती हूँ, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, मैंने सबसे पहले मैं पैसेज, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स, इस तरीके से मेरा प्रोग्रेशन होता है। फिर जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि UPSC की लैंग्वेज समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझेंगे, आप पेपर नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं जो हमें डेफिनेटली आते हैं। बाकी कट ऑफ क्लियर करने के लिए जब आप 70-80 क्वेश्चन करते हैं, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको समझ आ गया कि UPSC कैसे क्वेश्चन को घुमा रहा है। फिर इसीलिए मैंने ट्रिक्स, टेक्निक्स इन सब की यूज़ ली, इन सब की हेल्प ली, और मैंने वही रिसोर्सेज यूज़ किए जो टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, जो वेल प्रूवन रिसोर्सेज हैं। जैसे लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, तो आप भी उनको ही यूज़ करिए। मैंने अपने रिसोर्सेज की वीडियो अलग बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। फिर सबसे ज़रूरी बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो बात ये है कि करंट अफेयर्स के ट्रैप में आप ना फंसें कि भाई मेरा करंट नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, मैं बहुत जगह से रिसोर्सेज से करंट पढ़ लेता हूँ। तो ये सब मत करिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, करंट पढ़ना है आपको, मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, बट प्रीलिम्स में स्टैटिक, एवरीथिंग इज़ ए स्टैटिक। सो आप बस करंट इतना पढ़िए कि आपका काम हो जाए, उसके पीछे जान मत दीजिए। और इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करके मैंने क्लियर किया। मेरे इस बार की प्रीलिम्स क्लियर करने में जो मेरे सीनियर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा,
और साथ ही साथ हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखिए। कभी ये मत सोचिए कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये छूट गया, मेरा ये छूट गया तो मेरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, हमारी फाइनल मार्कशीट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है। जो ज़्यादा फोकस्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो कम फोकस्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे कम ध्यान दीजिए। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन के तहत होते हुए आप ये काम कर सकते हैं। टाइम टेबल की बात हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे कि हम कैसे टाइम टेबल बनाएं, कैसे टाइम टेबल मैनेज करें। वैसे मैं तो जितनी बार टाइम टेबल बनाती थी 10 दिन से ज़्यादा मैंने कभी फॉलो नहीं किया, फिर मुझे नया टाइम टेबल बनाना पड़ता था। ये हम सबके साथ होता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ना नहीं छोड़ना है, अपने ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम कर सकते हैं। बस हमेशा ये याद रखिए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, और ऐसे ही देखते रहिए IAS PCS डायरीज़। और मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँगी, और आई होप मेरे एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ मदद मिले और आप भी UPSC जल्दी से जल्दी क्लियर करें।